नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार नए विवाद पैदा कर रहे हैं, लेकिन इस बार ट्रंप के खिलाफ जो बयान सामने आया है वो चर्चा का मुद्दा बन गया है। ये बयान उनके ही अधिकारी ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने ट्रंप को दिशाहीन नेता बताया। उनके इस बयान ने ट्रंप के प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या ट्रंप के कार्यकाल में और गहराने वाला है अंतरराष्ट्रीय संकट? इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर लगे गंभीर आरोप, मिडिल ईस्ट में नहीं थम रही जंग, और चलते चलते में देखेंगे नेपाल की विदेश मंत्री के हिंदुस्तान दौरे को। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि वो सत्ता में आते ही रूस और अमेरिका के बीच चल रही जंग पर ब्रेक लगवा देंगे, लेकिन अब अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पिछले सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने इसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि ट्रंप के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय संकट और गहराने वाला है, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत रहे बोल्टन ने ट्रंप की समझ में कमी और उनकी अजीबोगरीब रणनीति की वजह से उन पर निशाना साधा है। अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 तक एनएसए रहे बोल्टन ने ट्रंप के फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी कोई फिलॉसफी नहीं है, उनकी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उनके फैसले कागज पर बनाए गए बिंदुओं की तरह होते हैं। आप उन बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। ट्रंप को विदेश नीति के बारे में भी पता नहीं है। वो वार्ता की टेबल पर सामने बैठने वाले शख्स की ओर देखते हैं और उन्हें जो लगता है वो उस तरह की डील कर लेते हैं। बोल्टन ने रूस यूक्रेन और इजराइल गजा युद्ध रुकवाने के ट्रंप के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि वो इसी तरह की बयानबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। ट्रंप जोश में बोलते हैं, होश में नहीं। ट्रंप को भी पता है कि वो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा नहीं सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक ट्रंप ने युद्ध को लेकर पुतिन से किसी भी तरह की कोई ठोस बातचीत भी नहीं की होगी। एक तरफ अमेरिका के पूर्व एनएसए ने ट्रंप पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्रंप की नीतियों से अलग रुख अपना रखा है। बाइडेन ने रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वो यूक्रेन को हथियारों की तेजी से आपूर्ति जारी रखे। यूक्रेन में क्रिसमस पर रूसी हमलों के जवाब में उन्होंने ये कहा है। रूस ने अपने हमलों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल यूक्रेन में किया है। यूक्रेन में सर्दियों में हीटिंग और बिजली सप्लाई को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। एक तरफ बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति को बढ़ा रहा है, तो ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो यूक्रेन पर दबाव बनाएंगे कि वो युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत करें। रूस तो पहले ही साफ कर चुका है कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन ये युद्ध विराम पश्चिम की शर्तों पर नहीं होगा, बल्कि रूस की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे संजीव वाजेद ने देश की अंतरिम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वाजेद का कहना है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उनका आरोप है कि अंतरिम सरकार अदालतों को हथियार बनाकर राजनीतिक दुर्भावना के तहत काम कर रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शेख हसीना के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए हैं, और शेख हसीना के बेटे संजीव वाजेद का यह बयान बांग्लादेश के हिंदुस्तान से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक पत्र भेजने के बाद आया है। उनका आरोप है कि बांग्लादेश सरकार देश की हालत स्थिर करने की बजाय इसे और खराब करने का काम कर रही है। बताते चले कि शेख हसीना ने 5 अगस्त से हिंदुस्तान में शरण ली हुई है, और आज से 2 दिन पहले यानी सोमवार को अंतरिम सरकार ने कहा था कि उसने नई दिल्ली को राजनयिक पत्र भेजकर हिंदुस्तान से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश के आईसीटी ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और असैन्य अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। वहीं इस बीच बांग्लादेश में क्रिसमस पर ईसाइयों के खिलाफ ज्यादती की खबरें सामने आई हैं। कुछ उपद्रवियों ने त्योहार मनाने गए लोगों के 17 घरों को फूंक दिया। ये दुर्घटना बंदरबन जिले के चटगांव पहाड़ी इलाके में स्थित सराय यूनियन में हुई। चूंकि घर मुख्य रूप से बांस और पुआल से बने थे और इसलिए वे जल्दी ही खाक हो गए। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें पिछले महीने भी उपद्रवियों ने गांव खाली करने की धमकी दी थी। इस पर गांव के ही एक शख्स ने 15 आरोपियों के खिलाफ लामा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत के बावजूद किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। यानी देखा जाए तो एक तरफ देश में लगातार अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर यूनुस सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार शेख हसीना के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे अदालत में चलाने का काम कर रही है। और अब अगली खबर में बात मिडिल ईस्ट की।
तो मिडिल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चे पर संघर्ष जारी है। इजराइल और गजा के बीच युद्ध विराम की कोशिशें जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले देखे जा रहे हैं। युद्ध विराम समझौते में देरी को लेकर हमास ने इजराइल पर नई शर्तें थोपने का आरोप लगाया है। हमास ने कहा कि इजराइल ने पीछे हटने, युद्ध विराम, कैदियों एवं विस्थापितों की वापसी से जुड़ी नई शर्तें रख दी हैं, जिसकी वजह से समझौते पर पहुंचने में देरी हो रही है। उसका कहना है कि वो लचीलापन दिखा रहा है, जबकि कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हुई वार्ता काफी गंभीर थी। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हमास लगातार झूठ बोल रहा है, वो पहले से बनी सहमति से भी मुकर रहा है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमास ने बातचीत में दिक्कत पैदा करना जारी रखा है। एक तरफ इजराइल युद्ध विराम नहीं हो पाने के लिए हमास को जिम्मेदार बता रहा है, तो वहीं गजा पट्टी पर भी उसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। गजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 5 पत्रकारों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 पत्रकार अस्पताल के पास कवरेज के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनकी वैन पर मिसाइल आकर गिरी और धमाके में 5 पत्रकारों की जान चली गई। ऐसे में इस बढ़ते तनाव के बीच इजराइल की करीब आधी आबादी जाग कर रात गुजार रही है। इसकी वजह हमले की सूचना देने के लिए बजने वाले सायरन है, जिसके बाद लोगों को शेल्टर में जाना होता है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, साथ ही संपत्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में नेतन्याहू पर युद्ध को रोकने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन युद्ध विराम होता नहीं दिख रहा। वहीं सीरिया में एक बार फिर जंग छिड़ गई है। अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना ने विद्रोही गुट HTS पर हमला कर दिया है, जिसमें आंतरिक मंत्रालय के 14 कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ये लड़ाई भूमध्य सागरीय बंदरगाह तरतूस के पास हुई। आपको बता दें कि बशर अल असद के शासन को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका HTS की थी, लेकिन अब एक बार फिर असद के वफादारों ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। वहीं तुर्की ने भी अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोही गुट को चेतावनी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि सीरिया में कुर्द लड़ाके अगर पीछे नहीं हटते हैं तो उन पर हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुर्द लड़ाके अपने हथियार छोड़कर लड़ाई से हट जाए। उन्होंने तुर्की के जल्दी ही अलेप्पो में अपना वाणिज्य दूतावास खोलने की बात कही है। यानी साफ है कि सीरिया में नई जंग छिड़ने वाली है। और अब चलते चलते में देखेंगे नेपाल की विदेश मंत्री के हिंदुस्तान दौरे को। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा हाल ही में दिल्ली दौरे पर थी। हालांकि ये उनके हेल्थ चेकअप से जुड़ी निजी यात्रा थी, लेकिन इस दौरे को लेकर देउबा ने अपनी निराशा जाहिर की है, जिसके कारण इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। देउबा को उम्मीद थी कि उनके इस दौरे के दौरान तमाम भारतीय अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी। वो पीएम केपी ओली के हिंदुस्तान दौरे को लेकर भी बातचीत करने की इच्छुक थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक देउबा नेपाल के पीएम केपी ओली के हिंदुस्तान दौरे का न्योता हासिल करने की कोशिश में यहां आई थी। ओली इस साल 15 जुलाई को सत्ता में वापसी करने के बाद से ही हिंदुस्तान आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से न्योता नहीं मिला और ऐसे में वो ये न्योता चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान से न्योता न मिलने के बीच ओली ने चीन का दौरा किया। दिलचस्प बात यह है कि केपी ओली नेपाल के पहले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे के लिए हिंदुस्तान की बजाय किसी दूसरे देश को चुना है। इस महीने की शुरुआत में ओली ने चीन का दौरा किया, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की और कई समझौतों पर दस्तखत भी किए। ओली को चीन के लिए नरम रुख रखने वाला नेपाली नेता माना जाता है और ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर क्या रुख अपनाती है। बता दें कि देउबा की इस अनौपचारिक यात्रा से पहले वो इसी साल अगस्त में हिंदुस्तान का आधिकारिक दौरा कर चुकी है। अगस्त में अपनी भारत यात्रा के दौरान देउबा ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की थी। देउबा के नई दिल्ली के ये दौरे इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि बीते कुछ समय से नेपाल और हिंदुस्तान के रिश्तों में गर्मी कम होने की बात कही जा रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।